चलिए, सो टेक एन एग्जाम्पल कि आप एक दिन बाजार जाते हैं और एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसकी जो एमआरपी थी चिल्ड्रन दैट वाज अराउंड ₹100। शॉपकीपर ने बड़ा स्मार्ट वर्क किया और इसके ऊपर चिपका दिया एक ब्लैक कलर का स्टिकर चिल्ड्रन, और उस स्टिकर के ऊपर एक नई एमआरपी लिख दी एंड दैट वाज ₹125। और आप घर चले आए इस प्रोडक्ट को लेकर। इस प्रोडक्ट पे जब आपने देखा कि भाई एमआरपी जो है उसका जो बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का है, ये अलग से ब्लैक क्यों है, तो आपके दिमाग में एक सस्पिशन अराउज हुआ कि भाई कुछ तो दाल में काला है, या बॉटल के डिब्बे में या ढक्कन पे या पैकेट पे कुछ काला है। तो आपने सोचा इसको ठीक करें, तो आपने इरेजर लिया और इसको मिटाया। आपने कहा आई ये क्या हुआ, ये तो पीछे ₹100 लिखा था और हमको चिपका दिया गया 125। चलिए फिर से फ्लैशबैक कर देते हैं आपके लिए। तो शॉपकीपर ने बड़ी चतुराई इस प्रोडक्ट पे ₹100 के ऊपर एक काले रंग का हल्का सा पेंट या स्क्रीन पेंटिंग कराई और एक नई प्राइस छपा दी दैट इज 125। घर आया आपने इसको खुरचा पुरचा और पता लग गया कि पीछे प्राइस कितनी लिखी हुई थी, ₹100। तो अल्टीमेटली शॉपकीपर ने आपको चीट किया। इज दैट क्लियर? तो अब आप बोलेंगे मेरे क्या चीट किया, पापा मम्मी के पैसे थे, वैसे ही वो मेरे को पैसे नहीं देते थे, अच्छा लेट देम बी चीटेड। क्या ऐसा होगा? नो, लाख दुश्मनी हो, बट जब अपने ऊपर बात आती है तो हम ये चीटिंग अवॉइड करते हैं। तो इन दैट केस आप वापस जाएंगे शॉपकीपर के पास और कुछ उसको बोलेंगे, समझाएंगे, वो नहीं समझेगा। तो भाई कानून तो यही बोलता है कोर्ट में केस करें। दिमाग की बत्ती जलाइए, ₹25 के चक्कर में क्या आप कोर्ट कचहरी करेंगे? नहीं सर, घर में मम्मी ने भी नई सैंडल खरीदी है, बस उसी को ले जाएंगे और थोड़ा थोड़ा मारेंगे, सब सही हो जाएगा। भाई ये तो अनपढ़ों गवारों वाली बात है, समझ में आ गया? कॉमर्स टाइप की, थोड़ी साइंस टाइप वाली बात करिए। तो आप ध्यान से समझाएंगे शॉपकीपर को। शॉपकीपर अगर तब भी नहीं मानेगा और अमाउंट बहुत बड़ा होगा, व्हाट यू विल डू? तब आप एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो लीगल एक्शन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे नहीं सर, हम सीधे आईसीजे जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहां भी जाने कोई तुक नहीं बनता है। तो ये जो सिविल केसेस होते हैं, सास बहू का झगड़ा, दुकानदार और कस्टमर का झगड़ा एंड ऑल दैट, पड़ोसी का झगड़ा, ये सब सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, जिसको ट्रिब्यूनल या कचहरी बोला जाता है। व्हाट इट क्लियर? तो अगर बहुत बड़ा अमाउंट होगा तो आप वहां पे जाके क्लेम करेंगे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बात समझ में आ गई? चलिए, सो इसी प्रोटेक्शन को बोलते हैं व्हाट चिल्ड्रन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एंड हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू चिल्ड्रन? द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री। और लीगल सिस्टम इज गवर्न्ड बाय वेरियस एक्ट्स या स्टैट्यूट्स, जिनको आप कानून बोलते हैं। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? और यहां पे जो पुराना स्टैट्यूट है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और कोई नए वाले का नाम बता सकता है मेरे को? चलो, क्या क्या क्या? नहीं, कोबरा तो है ही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ईयर बताइए कौन सा है, बताइए बताइए बताइए। 2019। तो जो प्रोविजंस 1986 में थे 2019 में वही हैं, बट थोड़ा सा फर्क है। पहले पेनल्टी कम हुआ करती थी, अब पेनल्टी ज्यादा हुआ करती थी। गॉट इट क्लियर? तो जैसे कंपनीज एक्ट है, पहले बोला जाता था अरियर और एडवांस पे 5% 6% इंटरेस्ट, अरियर पे सो कॉल्ड 5% है और एडवांस पे 6% देंगे, अरियर पे 5 लेंगे। बट नए कंपनीज एक्ट में अरियर पे हो गया 10 और एडवांस पे हो गया 12। वही चीज यहाँ पे भी है। तो पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फॉर एग्जाम्पल अगर शॉपकीपर ने अडल्टरेटेड प्रोडक्ट बेचा, मिलावटी सामान, जैसे होली के सीजन में खोए में मिलावट कर देते हैं, समझ में आ गया? उस समय पेनल्टी मान लीजिए 5,000 थी, तो पेनल्टी 5 लाख रुपए कर दी। तो नए कानून में कंसिडरिंग इन्फ्लेशन एंड ऑल पीनल एक्शन भी बढ़ा दिया गया है। 20 साल पहले जब सो कॉल्ड हेलमेट पहन के लोग गाड़ी नहीं चलाते थे, चलान 50-100 रुपए का होता था, आज सीधे 2,000 रुपए का चलान है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? चलिए, सो प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, पहला पॉइंट, adopted by producers and sellers is termed as what children? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो इसके ऊपर मेरे पास एक रीसेंट केस स्टडी है चिल्ड्रन। ये केस स्टडी बहुत ताजी है, एकदम 1 हफ्ते पुरानी केस स्टडी है। और केस स्टडी कुछ ऐसी है कि माय सिस्टर वेंट फॉर अ टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म प्लान का मतलब लोग जानते हैं, ना याद हो तो मेरी फाइनेंशियल लिटरेसी की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। वर्थ ₹1 करोड़ at the age of 40 up till 85 years of age। तो नेक्स्ट कितने साल तक रिस्क ऑफ लाइफ कवर होगा चिल्ड्रन? 45 ईयर्स।
इज दैट क्लियर? और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला, कोटक से ही उसने प्लान लिया, कोटक में जॉब करती है, तो उसने कहा अगर बाई चांस, वैसे तो सो कॉल सब कुछ ठीक ठाक रहे तो इंसान जल्दी मरता होता नहीं है जो इंश्योरेंस करा लेता है, तो सोचा कोटक से ही करा लेते हैं। एंड चिल्ड्रन यू वोंट इमेजिन, लगभग 34,500 रुपए प्रीमियम था, 34,500 रुपीज। तो ऐसे ही बात बात में उसके मुंह से बात निकल गई। तो मैंने कहा, अरे बेवकूफ, किस बेवकूफ ने बोला कि 85 ईयर्स तक का इंश्योरेंस कराओ? पहली बात, भाई इंश्योरेंस किस लिए लोग कराते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बेसिकली। समझ में आ गया? हर डॉटर इज ऑफ 13 ईयर्स ऑफ एज, मोस्ट मैक्सिमम 27-28 साल की उम्र में तो आजकल लड़कियों की शादी हो ही जाती है। हमारी जब हुई थी उस समय लड़कियों की शादी 24-25 साल में हो जाती है। अब थोड़ा लोग आंटी आंटी अंकल अंकल बन के शादी करते हैं। गॉट इट क्लियर? भाई सेटल हो जाए जॉब में एंड ऑल दैट। तो मैं तो कहता हूँ बाल विवाह ही सही था, कम से कम माँ बाप इन्फ्लेशन की मार से तो बचते हैं। भाई बैंक्वेट हॉल का खर्चा ज्यादा, गोल्ड का प्राइस महंगा, बैंड वाले का प्राइस ज्यादा। समझ में आ गया? और आजकल एक नौटंकी प्री वेडिंग शूट का भी खर्चा होता है। क्या, चलिए हमारा टाइम बहुत अच्छा था, उस समय खर्चा बच गया। पापा नहीं है तो मैं वो पैसा निकलवाता था कम से कम उनसे, मैंने कहा वो आपका पैसा बचा दीजिए मेरे को। खैर, तो मैंने कहा भाई 13 ईयर्स की तुम्हारी डॉटर है, मैक्सिमम 15 ईयर्स के बाद 28 साल में तो उसकी शादी हो ही जाएगी। तो तुम्हें अगले 15 साल तक का रिस्क है अपनी लाइफ का। समझ में आ गया? कि भाई अनटाइमली डेथ हो जाती है तो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द डॉटर? बट मामा इज हियर, नो प्रॉब्लम। बट तब भी इंसान सोच के चलता है भाई। तो मैंने कहा 15 साल तक का तुम्हारे ऊपर रिस्क है, उसके बाद तो रिस्क नहीं है। चलो मोस्ट मैक्सिमम गो फॉर 60 ईयर्स, क्योंकि 60 साल के बाद तो रिटायरमेंट हो जाएगा। पेंशन लेने के बाद भी हम अननेसेसरी इंश्योरेंस कंपनी को क्यों प्रीमियम भरते रहे? तो मैंने कहा गो ओनली फॉर 60 ईयर्स। तो कोटक वालों ने बोला हाँ ठीक है, तो 60 ईयर्स का प्लान ले लीजिए, तो आपको जो प्रीमियम देना होगा दैट विल बी अराउंड 26,000। समझ में आ गया? तो मैंने कहा भाई उनसे बोलो कि पॉलिसी बाजार वाले 15,222 रुपए इस प्लान का चार्ज कर रहे हैं, जिसका आप कितना चार्ज कर रहे हैं? 26,000। तो कह रहे हैं वो ऑनलाइन प्लान है, ये वो सेटलमेंट में प्रॉब्लम आएगा। तो शी गेव माय नंबर टू द रिस्पेक्टिव एजेंट एंड मैंने कहा मैडम कैसे प्रॉब्लम आएगा? हर कंपनी का जो टीपीए है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, वो मोर और लेस सेम है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और उनके ऊपर जो पिताजी बैठे हैं दैट IRDAI। तो भाई सारा क्लेम तो एक ही जगह से निकलना है। भाई पानी किसी के घर में आ रहा हो, या तो गंगोत्री से आएगा या तो यमुनोत्री से आएगा। कोई जादूगर ओपी शर्मा या ज्ञानेंद्र भार्गव तो नहीं लेके आएंगे ना पानी। तो भाई गंगोत्री या यमुनोत्री के जो मिनरल्स हैं वही आपके घर में आने हैं, और तीसरी जगह से तो पानी कहीं आएगा नहीं। तो उसको समझ में आया कि पढ़े लिखे इंसान से बात हो रही है। कहने ठीक है सर, वील गेट बैक टू यू। तो उन्होंने आज सुबह मेल कर दिया कि आप कोटक की स्पेशल एम्प्लॉई है वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ तो उनको बोलना ही था कि भाई ऐसे इंसान थोड़ा गिरेगा, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो स्पेशल डिस्काउंट के तहत 15,222 रुपए प्रीमियम देना है फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इट वुड बी 16,048। तो मैंने कहा अभी भी 800 रुपए ज्यादा है। तो मैंने कहा चलो लेट इट भी, कोई बात नहीं, 700-800 रुपए तक तो भाई मान सकते हैं। वो ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन है, कुछ बेचारा एजेंट ही 700-800 रुपए साल का कमा ले, तो इट इज नॉट मंथली ईयरली प्रीमियम। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले खुद भी अवेयर होना पड़ेगा चिल्ड्रन। समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली कहने का मतलब, एक बकरी दूसरे बकरी को खाने को तैयार है। तो आपकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं सेलर आपको बेवकूफ बना जाएगा। तो पीपल अंडरस्टूड दिस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में दो बातें हैं कि अगर सेलर आपको चीट कर रहा है तो आप कैसे प्रोटेक्ट होंगे, और अगर सेलर की चीटिंग से आप बचना चाहते हैं तो आपके अंदर खुद भी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? तो ये पॉइंट समझ में आ गया? ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करती थी केविएट एम्पटर की। केविएट एम्पटर का मतलब होता है चिल्ड्रन, लेट द बायर बी अवेयर। ये नहीं कि बस बेवकूफ की तरह शॉप पे चले गए और बिना कुछ सोचे समझे सामान खरीद के ले आए। तो आपके अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए। आप हर बार सिर्फ सेलर को पेनलाइज नहीं कर सकते। मॉडर्न अप्रोच क्या है? केविएट वेंडिटर। सेलर को भी बेवेयर होना है, उसको भी ये जानना है कि भाई अगर मैंने चीट किया तो कंज्यूमर की वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोपा 2019 में, पहले 1986 में लिखी है, मेरे को भी कायदे से नाप दिया जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? तो जब भी आप बात करें कि भाई आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, गुड या सर्विस, सेलर को तो आप सो कॉल्ड पेनलाइज कर ही सकते हैं, केस कर ही सकते हैं, बट पहले खुद अवेयर हो जाइए ताकि इन सब चीजों के झंझट में आप फंसे ही ना। बात समझ में आई चिल्ड्रन? पक्का? चलिए। सो
कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता ही दिया। द कंज्यूमर्स आर, ये गलत है आज के जमाने में, इतना गूगल है, यूट्यूब है, डेटा है, क्या कंज्यूमर इनोसेंट है? चतुर है कंज्यूमर। तो आजकल सेलर को बच के रहना पड़ता है। पुराने जमाने में सास बहू को डोमिनेट करती थी, और आजकल बहू सास को। अगर बुढ़िया तू कुछ बोली, मैं नस काट लूंगी, पूरा परिवार जेल में बैठा रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो 7 साल तक अगर विवाहित लड़की को कुछ भी हुआ तो उसके ससुराल वाले सब निपट जाएंगे। तो कितने साल तक चुप रहना है? उसके बाद आदत पड़ जाएगी आपको। समझ में आ गया? चलिए। सो कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स एंड बिलीव्स। उनको पता ही नहीं होता कि हमारे राइट्स क्या हैं। तो जब उनको उनके राइट्स पता लग जाते हैं तब आप उनको चीट नहीं कर सकते। कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनाइज्ड। जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं एक शहर में चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू दिल्ली चावड़ी बाजार, ये नाम आपने सुना होगा चिल्ड्रन। दिल्ली 6 एक मूवी आई थी, दिल्ली 6, जिसमें वो एक्टर अभिषेक बच्चन जी थे, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन के बगल में गाना भी शूट हुआ था। वर्ल्ड का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है। चावड़ी बाजार इंडिया में फेमस है बुक्स के लिए चिल्ड्रन। आपको दुनिया जहां की कोई किताब चाहिए होलसेल रिटेल में, यहां जरूर आपको मिल जाएगी। ओल्ड दिल्ली के पास ये जगह है। तो वहां पे सारे बुक सेलर्स ने एक एसोसिएशन बना लिया है, चावड़ी बाजार बुक सेलर्स एसोसिएशन, कप्सा। व्हाट? अगर कोई भी सो कॉल्ड कस्टमर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इन शॉपकीपर्स के बारे में कोई सो कॉल्ड गलत एक्शन लेती है जिनसे इनको नुकसान हो रहा है, ये एक यूनाइटेड आवाज उठा सकते हैं कोर्ट में जाकर। बट कंज्यूमर्स के लिए पूरे इंडिया में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड। और अगर हम बात करें टेलीफोन कंपनीज का, इनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाई, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो अगर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई अननेसेसरी टैरिफ इनके ऊपर लगाए, टैक्स लगाए कॉल चार्जेस पे, जैसे 18% जीएसटी है कॉल चार्जेस पे, मान लीजिए उसको 28% करते हैं, तो टेलीकॉम कंपनीज के कस्टमर्स भागेंगे, क्योंकि अब टेलीकॉम सर्विस महंगी हो जाएगी। तो दे कैन रेज अ वॉइस अगेंस्ट द सो कॉल्ड बॉडी दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि भाई क्यों टैक्स बढ़ा के हमारे ऊपर बर्डन ज्यादा डाला जा रहा है, वी आर सफरिंग लॉस। बट कंज्यूमर्स के लिए ऐसे इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं चल रहा है। हाँ बना सकते हैं, बट बनाएंगे चलाने के लिए खर्चे चाहिए। कौन कंज्यूमर आपको पैसा देगा? अगर आप मोहल्ले में ही बोले कि भाई हम एक एसोसिएशन बनाने वाले हैं, सारे मोहल्ले वाले इसके मेंबर बन जाओ, ठीक है, और 5,000 रुपये साल हमको दे दो, कोई भी शॉपकीपर अगर आपको चीट करेगा हम कोर्ट में केस करेंगे, एक भी आदमी आपको मिल जाए तो बताइएगा? 5,000 क्या, 5 रुपए कोई नहीं देगा। बट जब हालत खराब होती है, जब शॉपकीपर चीट करता है, तब समझ में आता है हैड देयर बीन सम ऑर्गेनाइजेशन, शायद ये प्रॉब्लम आज ना आती। तो कुछ एडवोकेट्स ने लीगल बॉडीज इस तरह की स्टैब्लिश की, एसोसिएशन बनाए हैं, कि अगर आपको कोई कंज्यूमर चीट करता है तो एकदम मिनिमम फीस में आप कोर्ट में केस डाल सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, हाउ दे आर एक्सप्लॉयटेड, अनफेयर ट्रेड, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। अभी जैसे चिल्ड्रन इंडिया में कोचिंग्स के ऊपर भी रेगुलेशन आ गया है कि भाई ये जो बोलते हैं ना कि 100 नंबर आपको दिलवाने की गारंटी करते हैं, पुलिस कहेगी बेटा आप जेल में जाने की गारंटी है। तो इस तरह के आप एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दे सकते। समझ में आ गया? कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फेक रिजल्ट छाप देते हैं, पता लगा बच्चा उनके यहाँ पढ़ा भी नहीं था, दूसरे का रिजल्ट छाप दिए। ऐसा बहुत चलता है बड़े शहरों में जो ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। व्हाट दे डू एक्चुअली, आईआईटी का रिजल्ट आता है, वो चले जाते हैं आईटी कैंपस जहाँ काउंसलिंग चल रही होती है, वहां पकड़ते हैं AIR 1-200 को। हाँ नहीं, तो ये बहुत पहले से ये पूरा जो रैकेट है, ये इंडिया में पिछले 50 साल से चल रहा होगा कम से कम। ये 90s में जब कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़ी इंजीनियरिंग मेडिकल, तब ये ज्यादा आया। तो सो कॉल्ड वहां जाते हैं, पकड़ते हैं टॉप 100 स्टूडेंट्स को, उनको 20,000 25,000 रुपए दे देंगे, कहेंगे कि हमारा एडमिशन फॉर्म भर दो और हमारे लिए एक बढ़िया सा लेटर लिख दो कि हमारे यहाँ पढ़ते थे। तो ऐसा बहुत होता है, आज भी चलता है चिल्ड्रन। कॉटेड IAS का रिजल्ट आएगा तो नई दिल्ली UPSC चले जाएंगे, PCS का रिजल्ट आएगा तो हर जगह चले जाते हैं बेसिकली ये लोग। तो अब ये सब हरकतें भी आप नहीं कर सकते। आप जो भी बोल रहे हैं उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। क्या? फॉर्म फिल करवा लेंगे, फिर उस स्टूडेंट से पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का एविडेंस लेकर उन्होंने एडमिशन लिए, कोई बच्चा आत्महत्या कर लेता है, उसके पेरेंट्स कोर्ट में कोचिंग के खिलाफ केस कर देते हैं, तो अब गवर्नमेंटल बॉडी यहाँ पे उस बच्चे का इंटरग्रेशन करेगी कि भाई तुम पढ़ते थे, अच्छा बताओ कौन सा टीचर तुमको पढ़ाता था। अब इतना डीप क्वेश्चन जब पूछेंगे तो ठेंगा कुछ जवाब दे पाएगा। तो पता लगा वो स्टूडेंट भी फर्जी केस में अंडर सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, चलो बेटा तुम भी 90 दिन अब खाना पीना रहना सब फ्री है, तुम्हारा कैंपस और बड़ा मिलेगा, IT से बड़ा कैंपस मिलेगा तुमको।
समझ में आ गया? आईटी तक में तो तुम सिर्फ चीफ मिनिस्टर से मिल पाए या प्रधानमंत्री मिलेंगे तुमको। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पार्ट है। क्या कह रहे हैं पांडे जी? प्रधानमंत्री जी वहां भाषण देने आते हैं ना जेल वेल में, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। हाँ, मूवीज में नहीं देखते क्या आप? चलिए बच्चों, तो समझ में आ गया कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है? समझ में आ गया? अभी अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं बीका जी नमकीन खाइए, मैं भी वही खाता हूँ। हमारे यहाँ घड़ी डिटर्जेंट से कपड़े धुलते हैं, तो पता लगा आपकी मम्मी ने भी 15,000 का अरमानी एक्सचेंज का आपका 3 पीस सूट सिल दिया घड़ी डिटर्जेंट से। अब वो घड़ी देख नहीं कब वो सही होगा। तो सो कॉल्ड ये भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, तो इनको भी अवॉइड करना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, बिजनेसमैन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या नीड है चिल्ड्रन? तो अगर आपको बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म तक चलाना है चिल्ड्रन, तो योर प्रैक्टिसेस शुड बी एथिकल और नॉन एथिकल चिल्ड्रन। एथिकल, आप भी झूठ वगैरह ना बोलें, एकदम सच बोलें। झूठ बोल के एक दिन तो कस्टमर आ जाएगा, सारे कस्टमर एक दिन आ जाएंगे, कुछ कस्टमर्स बार बार आते रहेंगे, बट सारे कस्टमर्स बार बार नहीं आएंगे। तो अगेन इट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को सत्य का ज्ञान दे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? सो कंज्यूमर्स आर एन इंपॉर्टेंट ग्रुप एंड मेनी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब सबको पता है, दे आर द बेसिकली चिल्ड्रन इंटरेस्टेड पार्टीज। गॉट इट क्लियर? तो यू हैव टू सी टू इट कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जो बता रहे हो, जैसे मान लीजिए वो बाल में लगाने वाली डाई लोग खरीदते हैं, अब उसके पीछे डायरेक्शंस फॉर यूज लिखा हुआ है कि आप पहले उसको पाम के बैक साइड पे देखने लगा कि बाल कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता लगा सिर में लगाया अंधे हो गए केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो इसीलिए डायरेक्शंस फॉर यूज वगैरह ये सब लिख दिए जाते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? जब डॉक्टर किसी को अस्पताल में जमा कर लेता है, मतलब एडमिट कर लेता है, ऑपरेट करने जाते हैं, तो उसके घर वालों से लिखवा लिया जाता है कि भाई अगर ऑपरेशन के टाइम पे टैया हो गए, निपट गए, गेम ओवर हो गया इनका, मदरबोर्ड शॉर्ट कर गया, हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर गई, तो हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो तोड़ा ताड़ी करते हैं चाहिए कहीं के। ठीक। मॉरल जस्टिफिकेशन, तो इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। आपने एडिडास का नाम तो सुना ही होगा, इसी का एक डुप्लीकेट जूता भी आता है, चल किस नाम से? एडिबास। समझ में आ गया? तो देखने में इमिटेशन इफेक्ट एकदम सेम लगता है। अभी कल ही मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, थोड़ा मेरा ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट ज्यादा है, प्रोटोमोटिव चिल्ड्रन, मतलब इंडिया का बेस्ट व्हीकल ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है चिल्ड्रन ये। आप कंपनी जिस क्वालिटी का पेंट करके नहीं देती होगी, उससे अच्छा ये लोग करते हैं। ये दो ब्रदर हैं, एक भैंसा सा मोटू सा एकदम एकदम गंजू, और एक थोड़ा लंबा हैवी ड्यूटी टाइप का, जाके बोल मत दीजिएगा। तो बहुत अच्छा काम करते हैं लोग, और नियर पुणे इनका वर्कशॉप है। अभी फ्रेंचाइज ओपन करेंगे लोग, अभी नहीं है। तो पुणे में ही अराउंड 10 किलोमीटर्स के आसपास या 5 किलोमीटर्स, कुछ ऐसा, डोंट नो एग्जैक्टली, एक पर्सन ने अपना सर्विस सेंटर खोला, शॉप खोली, और नाम रखा ब्रोमोटिव। व्हाट? ब्रोटोमोटिव से ब्रोमोटिव। तो देखने में तो आपको लगभग सेम लग रहा है। गॉट इट क्लियर? तो फिर उस यूट्यूब चैनल में मिस्टर परीक्षित जी हैं जिनका था, तो इन्होंने उसको फोन किया, इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया, तो बताया कि भाई आप मेरा ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं, मेरे पास का कॉपीराइट पेटेंट सब कुछ है, या तो आप 1 हफ्ते के अंदर अपने बोर्ड होर्डिंग सब हटा लीजिए और दूसरा नाम यूज करिए, नहीं तो मैं आपको कोर्ट में सुई चुबो दूंगा, मतलब स्यू कर दूंगा। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? तो इन दैट केस इस तरह से आप इसको मॉरल जस्टिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं ये लोग? ताकि कंज्यूमर को गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। गॉट इट क्लियर? कुछ स्कूल्स जिनका एफिलिएशन बोर्ड से नहीं होता, वो लिखते हैं बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न, और पेरेंट्स को लगता है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं। 4 साल बाद समझ आता है ये तो ऐसा ही नहीं। तो सीबीएसई एफिलिएटेड इज डिफरेंट, सीबीएसई पैटर्न इज डिफरेंट। तो अब सीबीएसई ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि इस तरह का फर्जिफिकेशन कोई स्कूल नहीं लिख सकता। लॉजिक अंडरस्टूड? तो हाँ, फिर अभी उनको नोटिस नोटिस तो गया नहीं, वो मान गए। सेम नहीं, बट देखने में इमिटेशन सेम लग रहा है ना। जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, भाई ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को अप्लाई करूं और बोलूं मेरे को यूनिवर्सिटी खोलनी है जिसका नाम है आईजीयू, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, तो लोग सोचेंगे कि IGNOU इग्नू एंड IGU इज वन एंड द सेम थिंग, या उससे रिलेटेड है। समझ में क्या? जैसे देयर वॉज अ वेरी ओल्ड म्यूचुअल फंड इन इंडिया, आप अपने पापा मम्मी से पूछेंगे बताएंगे आपको, यूटीआई म्यूचुअल फंड। समझ में क्या? यूटीआई म्यूचुअल फंड। फिर इंडिया में एक बैंक खोला गया विच वॉज कॉल्ड एज यूटीआई बैंक।
अब यूटीआई म्यूचुअल फंड का और यूटीआई बैंक का प्रैक्टिकली कोई लेना देना नहीं है, बट लोग यही सोचते थे कि यूटीआई म्यूचुअल फंड वालों का ही यूटीआई बैंक है। समझ में आ गया? तो जब यूटीआई बैंक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, हमेशा आती रहती कुछ ना कुछ, जैसे भी पेटीएम के साथ गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो लोग यूटीआई म्यूचुअल फंड को कंपेल करने लगे हमारा पैसा दीजिए। तो इनका नाम चेंज हुआ चिल्ड्रन, और इसका नाम बदल के रख दिया गया एक्सिस बैंक बेसिकली। बात समझ में आई? तो इस तरह के रिजेंबलिंग नेम्स नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया? तो ये बिजनेस की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड बिजनेस शुड अवॉइड अनस्क्रूपलस, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अभी दीपावली में पटाखा डिब्बे में बिकता है, उसके ऊपर ऐश्वर्या राय जी की फोटो बना दी और दिखा दिया कि उन्होंने हाथ में वो टॉर्च पकड़ी हुई है, और ये उनका चेहरा था, यहाँ टॉर्च थी ऐसे एकदम, और बच्चा भी इतने बगल लगा लिया। अरे वो एक्चुअली इतनी दूर था, फोटो में अगल बगल लग रहा है, रियलिटी में अगल बगल नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का समझ में आ गया? और वो ढेर सारा कीचड़ से सना हुआ बच्चा घर में आता है, उसकी मम्मी टाइट से कपड़े उसके धो देती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। आपकी मम्मी ने भी ऐसा ट्राई किया और ये साफ नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मम्मी ने कंप्लेन कर दी शॉपकीपर को, भाई ये बेकार डिटर्जेंट पाउडर है, एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया था, उसमें एक डिस्क्लेमर भी होता है, एडवर्टाइजमेंट में दिखाई गई सारी हरकतें काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ हो तो इसे महज एक इत्तेफाक माना जाए। सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कैंसर हो जाएगा, और किसी को सही में हो गया तो क्या कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे दे देगा? जो बोला था वही हुआ, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया काम करता था, और पता लगा सिगरेट पी रहा है मोहल्ले में, कोई कैंसर नहीं हुआ, हम केस करेंगे, काहे नहीं हुआ। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए भाई। सो डिफेक्टिव और अनसेफ प्रोडक्ट्स अगर आप बना रहे हैं, ये बेसिकली क्रैकर्स पे ज्यादा अप्लाई होता है, तो आपको इस पे वार्निंग लिखनी पड़ेगी। क्रैकर के डिब्बे पे लिखा होता है टू बी लिट ओनली अंडर अडल्ट सुपरविजन। समझ में गया? अब आपका बड़ा भाई है जिसका कल बर्थडे था, आज दिवाली है, कल तो 18 साल का हो गया वो, बट हो सकता है कि उसके पटाखा छुटाने से भी कुछ नुकसान हो गया, तो आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप क्रैकर कंपनी को सो कॉल्ड स्यू नहीं कर सकते। अडल्ट सुपरविजन में लिट गया तब भी फट गया मेरे हाथ में, तो कोई गारंटी बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गया? इसीलिए हजार्डस एडवाइस वहां लिखी होती है। समझ में आ गया? तो यहां पे काम आता है कंज्यूमर बी अवेयर। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? कंफर्म? कोट पहन लिया, शॉपकीपर ने बोला था एकदम बहुत मजबूत कोट है, अब कोट पहन के आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो फटेगा ही फटेगा कोट, इसकी स्टिचिंग की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। गॉट इट? अडल्टरेशन, मिलावटी सामान, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी, ढेर सारा स्टॉक जमा करके रख लिया, मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दिया ताकि प्राइस बढ़ जाए, एंड देन ब्लैक मार्केटिंग। अभी ब्लैक मार्केटिंग तो स्टार्टिंग में दिखाया था ब्लैक कलर से कवर करके आपको। चलिए, सो हाउ डज गवर्नमेंट इंटरवीन? गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी कि भाई अगर आपके साथ कोई नुकसान हुआ है एज अ कंज्यूमर और एज अ बायर एनीथिंग, तो आप नेसेसरी गवर्नमेंट एजेंसी के पास पहुंच सकते हैं, और आपको कोई भी एजेंसी नहीं मिलती तो कहां जाएंगे आप? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो अब बन गया 2019। गॉट इट क्लियर? और अगर सही में कंपनी के खिलाफ केस हो गया, तो कंपनी ने अगर अपनी गलती एडमिट कर ली है तो उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। लॉजिक क्लियर? तो जो ड्यूरिंग द सेशन मैंने क्लासेस ली थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, उस पे एक अकोशा की केस स्टडी भी थी, तो जरा उसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक मैंने एयरटेल की केस स्टडी डिस्कस की थी आपके साथ, उसको भी देख लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म बढ़िया तरीके से ग्रो करना चाहते हैं चिल्ड्रन, तो व्हाट लॉजिक यू शुड हैव? योर कंज्यूमर शुड बी सेटिस्फाइड। एक अच्छा कंज्यूमर शायद एक और लेके ना आए, बट एक दुखी 10 को लेकर जरूर चला जाएगा, और आजकल तो यूट्यूब है, भरभरा बुराई कर सकते हैं किसी की। सो रिपीटेड सेल्स होंगी, अच्छा फीडबैक अगर मिलेगा, किसी शॉप पे आप जाइए, वो पेटीएम का एक क्यूआर होता है, एक आजकल गूगल फीडबैक का भी क्यूआर आ गया है, तो आप वहां पे रेटिंग दे सकते हैं, स्टार रेटिंग, 4 स्टार है, 5 स्टार है, 6 स्टार है, कौन सा स्टार है। तो स्टार रेटिंग जितनी बेटर होगी, अगला कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, एंड इन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड। एंटरप्रेन्योर यूज सोसाइटीज रिसोर्सेज। सर ये कैसा होता है सर सोसाइटीज रिसोर्सेज? भाई अगर हम बात करें एक सड़क पे खाली जमीन की, तो वो सोसाइटी की रिसोर्स है, जहां बच्चे पार्क में खेलते थे। कंपनी ने बोला कि इस पार्क का पूरा मेंटेनेंस हम करेंगे, और पार्क के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में, सरकमफ्रेंस में उन्होंने अपनी होर्डिंग लगवा दी, मेंटेन्ड बाय XYZ एंटरप्राइजेज। तो पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही है, पार्क में प्रॉपर घास उग रही है, झूले ठीक ठाक लगे कि लगे, ये सारा काम उनको देखना है।
So ultimately at very small cost they are increasing the awareness of their business. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, तो 1986 और 2018 का लॉ एकदम सेम है, परेशान मत होइएगा, सिर्फ जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी अपग्रेड हो गई हैं जब हम कॉम्पनसेशन की बात करेंगे। सो भाई ये किस पे अप्लाई होता है? ऑल टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, चाहे छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो। चाट खाई थी सर, पेट खराब हो गया, तो पेट ठीक कराओ ना अपना जाके, चाट की क्या गलती? चाट तो सब लोग खाते, सबका पेट थोड़ा खराब हुआ। अब चाट वाला भी डिस्क्लेमर दे दे, हर फुल्की पे टाइप करे या हर पानी पूरी पे क्यूआर कोड टाइप करे, उसको स्कैन करके ओटीपी आएगा, जब आप क्लिक करेंगे तभी वो आपको पानी पूरी देगा। समझ में आ गया कि भाई आपने सब जानते बूझते समझते हुए वो जहरीली फुल्की खाई थी? नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गया? तो चाट वाला भी आने वाले टाइम में एक पहले स्टैम्प पेपर पे 5 रुपए के साइन कराएगा। अगर इस चाट को खाने से पेट खराब हो जाए, समझ में आ गया, लूज मोशन हो जाए, या आपके मुंह में छाला निकल आए, या कोई रिएक्शन हो जाए बॉडी में, आप बीमार पड़ जाए, मर जाए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जब आप साइन करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस पे तभी वो आपको पानी पूरी सर्व करनी स्टार्ट करेगा। बट अभी ऐसे केसेस आए नहीं इंडिया में। यहाँ क्या आगे तो फिर चाट वाले के ऊपर भी रेगुलेशन आ जाएगा। चलिए, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कोऑपरेटिव हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, गुड्स बेच रहा है, सर्विसेज बेच रहा है, सब पे अप्लाई होता है। समझ गए बात को? कंज्यूमर कौन होता है भाई? अ पर्सन हु बायज गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन। अगर आपको कोई चीज फ्री में मिली है और वो नुकसान कर गई, तब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत सेलर को स्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने पेमेंट किया ही नहीं है। तो सेलर ने आपसे कोई एडवांटेज अर्न किया ही नहीं है, तो किस बात का पीनल एक्शन? गॉट इट क्लियर? आपने किराए पे सामान लिया सर, जैसे आपने कार ली किराए पे सेल्फ ड्राइव के लिए और उसका ब्रेक खराब था और भिड़ गए, समझ में आ गया? किस्मत अच्छी थी, टाइम पे फीस दी थी सबने, तो सो कॉल्ड बच गए, नहीं तो निपट जाते। चलिए, अंकित जी का कोई प्रश्न है? पूछिए अंकित जी, कुछ पूछना चाहते हैं? सर अगर कोई बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर हो तब? बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर हो तो अब आप बोलेंगे कि भाई एक प्रोडक्ट ये था, एक प्रोडक्ट ये था, अब किसके लिए आपने पेमेंट किया है? सर इसके लिए। फ्री वाला कौन सा था? ये वाला। खराब हो गया आपका दिमाग इसको खा के, तो शॉपकीपर कहेगा नहीं फ्री तो ये वाला था, ये वाला पेड था। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कोर्ट कंसिडर करेगा कि भाई बाय वन गेट वन है, तो दोनों की प्राइस आधी आधी मान लेते हैं। समझ में आ गया? 50-50। ओके, अब मान लीजिए आपने जूस खरीदा 10 रुपए का, उसको पी के आपका पेट खराब हो गया। अब आप कह रहे हैं कोर्ट में जाके कि मेरे को 1 करोड़ रुपए मुआवजा चाहिए। कोर्ट का दिमाग खराब हो गया क्या? 10 रुपए का जूस, हाँ ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर के यहाँ कितना खर्च हुआ भाई? 500 फीस और 300 दवाई। चलिए भाई, 800 रुपए आपको दिलवा दिया जाएगा। फिर आप कहेंगे जज साहब एक जूस और पिलवा दीजिए जरा। समझ में आ गया? तो पीनल एक्शन उतना ही लिया जा सकता है जितना कॉस्ट ऑफ डैमेज होगा। समझ में आ गया? डैमेज से ज्यादा पीनल एक्शन नहीं हो सकता। नहीं तो कुछ लोग तो उसको काम धंधा बना लेंगे, हाईवे पे गाड़ी जा रही आगे अपने आप चले आए पूरा हेलमेट वगैरह पहन के, कि गाड़ी वाले के ऊपर केस करेंगे हम। तो ये भी अलाउड नहीं है। तो नेशनल हाईवेज पे चल रहे हैं, अगर कोई वॉक कर रहा है और हाईवे एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कर रहा है और बीच में क्रॉस करने की जेब्रा लाइन नहीं है और आप गाड़ी अगर चढ़ा देते हैं, तो आपके ऊपर कोई केस रजिस्टर नहीं होगा, बिकॉज वो वॉकिंग के लिए बना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक समझ में आ गया? बट वेयर इट इज अ जेब्रा लाइन और क्रॉसिंग के लिए प्रॉपर जगह दी गई है, वहां पे अगर कोई पेडेस्ट्रियन चल रहा है, चाहे रेड लाइट ना हुई हो, यू आर सपोज टू स्टॉप। आप ये नहीं बोल सकते रेड लाइट में हम काहे रुके, रुकना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर। हाँ, तो फिर आप सलमान खान बनेंगे, मेनका गांधी जी फिर आपकी बैंड बजाएंगी कायदे से। गॉट इट क्लियर? इसीलिए हाईवेज में आपने देखा होगा बीच में बैरिगेटिंग होती है, क्रॉस करना एक जगह से दूसरी जगह अलाउड नहीं है। बट हमारे हिंदुस्तान में कलाकार लोग बैरिगेटिंग तोड़ देते हैं। इज दैट क्लियर? तो वहां पे वो एक्सीडेंट ही माना जाता है, फिर उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। यस, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी अनइंश्योर्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव थर्ड पार्टी या एंटी थेफ्ट इंश्योरेंस नहीं है उस पर, तो फिर मर्डर के जुर्म में 14 साल कैद बा मुशक्कर ताजिरात हिंद, लाइफ पेज। कैसे भी चला गया, योर व्हीकल शुड बी इंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड व्हीकल से अगर आपने किसी को टक्कर मार दी, तो मर्डर का केस हमारे देश में रजिस्टर होता है। जो टक्कर मारेगा उसको भी तो चोट लगेगी क्या? उसको लगे चाहे ना लगे, जिसको चोट लगी है माना जाएगा कि आपने उसका मर्डर किया है। अगर जिंदा बच गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर, और मर गया तो मर्डर। व्हाट इट क्लियर? तो इसीलिए कहते हैं गाड़ी का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। लॉजिक अंडरस्टूड? अब कुछ लोग पता है क्या करेंगे, सिनेमा थिएटर शॉपिंग मॉल जाएंगे,
रजिस्टर लेके हर गाड़ी का नंबर नोट करेंगे। एम परिवहन पे चेक करेंगे किसकी गाड़ी इंश्योर्ड है और किसकी नहीं है। जिसकी नहीं उसी गाड़ी आके सामने खड़े हो जाएंगे पेनल्टी लेने के लिए। बट चलिए भाई, तो ये बात समझ में आ गया। और अगर इंस्टॉलमेंट में भी आपने प्रोडक्ट लिया है चिल्ड्रन एंड द थिंग्स गेट डैमेज, तब भी आप अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्लेम ले सकते हैं। तो आजकल तो खैर बिजनेसमैन भी काफी अकलमंद हो गए हैं, वो ज्यादा चीट नहीं करते लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि कानून इतना स्ट्रिक्ट है। अगर हमने कुछ किया, एक तो भाग जाएगा कस्टमर, इतना गाएगा जाके यूट्यूब पे, 4 और को ले डूबेगा, प्लस हमको पेनल्टी तो देनी ही देनी पड़ेगी। ओके, चलिए। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? द कंज्यूमर हिमसेल्फ। अगर कोई कंज्यूमर एसोसिएशन है तो वो भी सो कॉल्ड कंप्लेंट फाइल कर सकती है कंज्यूमर के बिहाफ पे। तो मान लीजिए आपके मोहल्ले का नाम है राजीव गांधी नगर, तो आप बना लीजिए राजीव गांधी नगर कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन, और मोहल्ले के सारे घर वालों को इकट्ठा कर लीजिए और कहिए द फी इज 500 रुपीज पर एनम। व्हाट इट क्लियर, महीने में 2 बार मीटिंग कर लीजिए समोसा और कोल्ड ड्रिंक की, 500 रुपये में से ऊपर आ नहीं पाएगा। और कभी भी किसी कंज्यूमर के साथ अगर चीटिंग होती है तो पहले खुद एक ग्रुप लेकर शॉपकीपर के पास जाइए, नहीं मानता तो फिर खटखट कानून का दरवाजा खटखटाएंगे आप। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी स्यू कर सकती है, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर्स भी अलग अलग कंज्यूमर्स के बिहाफ पे स्यू कर सकते हैं। समझ में आ गई सबको बात? चलिए। और अगर सर मान लीजिए कोई मर गया तो जो उसका लीगल बाल होगा, मतलब लीगल एयर, वो भी स्यू कर सकता है। समझ में आ गया? अगेंस्ट हुम, भाई ऑब्वियस सी बात है, जिसने दुख पहुंचाया, द दुख गिवर। समझ में आ गया? किसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे? दुख गिवर के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। ही कुड बी द सेलर, मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। सर वो अगर सेकंड्स का सामान, डिफेक्टिव सामान ही खरीदा कटापटा, तो इन दैट केस आप स्यू नहीं कर सकते हो। कटी फटी जीन्स आती है ना, क्या उसमें आप स्यू कर सकते हैं? हाँ, अगर जुड़ी हुई मिल गई तो। हमने तो कटी फटी ऑर्डर की थी, जुड़ी काहे मिली हमको? व्हाट इट क्लियर? किस लिए आप स्यू कर सकते हैं? डिफेक्ट किस तरह का हो? फॉल्ट हो सकता है, पूरा परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्वालिटी में कुछ गड़बड़ी। जैसे ब्रेड खरीदी आपने 50 रुपए की, और ब्रेड के 2 पीसेस में वो लगा हुआ था फंगस, ग्रीन कलर का होता है ना, ब्लैक ग्रीन जो भी, तो आपने कहा गेस्ट आएंगे उन्हें खिला देंगे तल के, उनको क्या पता लगेगा। तो आपने पूरी ब्रेड तो खा ली, पूरी ब्रेड खा ली, 2 पीस ले गए शॉपकीपर के पास, बोला ब्रेड खराब है, पूरा लोफ बदल के दीजिए। ये कॉमर्स वाले थे। साइंस वाले क्या करें, देख के वापस कर दूसरा ले लेते हैं। कॉमर्स वाले क्या करते हैं, पूरी ब्रेड खा लेते हैं, नीचे से 3 पीस छोड़ देंगे, 2 खराब एक उसके बीच वाला। समझ में आया? और कुछ तो मरा हुआ कॉकरोच घर से ले जाएंगे रेस्टोरेंट में, पूरी पनीर की सब्जी खा लेंगे, आखिरी बाइट में कॉकरोच डाल देंगे, फिर कहेंगे नई सब्जी फिर से आ जाए। तो कुछ ऐसे भी गिरे हुए टाइप के लोग होते हैं। बट शॉपकीपर, रेस्टोरेंट वाला भी बड़े चतुर थे, उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था, उन्होंने देख लिया आपका कॉकरोच डलना उस पर, तो वो उल्टा आपको स्यू कर देंगे, आप उनकी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। तो ज्यादा चतुर बनने की कोशिश मत करिएगा। समझ में आ गई बात चलन? क्वांटिटी और प्योरिटी ऑफ गुड्स में प्रॉब्लम है। 60 रुपए लीटर दूध है, पानी मिला इसके अंदर, जा रहे राम जेठमलानी के ग्रैंड चाइल्ड को पकड़ने, चलो केस करना है दूध वाले के ऊपर। वो कह रहे मेरी फीस है 1 करोड़ रुपए। तो 60 रुपए लीटर के दूध के लिए आप 1 करोड़ फीस भरेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, रिड्रेसल एजेंसीज चल रहे हैं 1986 के तहत। देर आर 3 रिड्रेसल एजेंसीज। वन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट फोरम, 2019 के हिसाब से भी यही है। सेकेंड इज कॉल्ड एज स्टेट कमीशन एंड थर्ड इज नेशनल फोरम चल रहे हैं। तो बच्चों ये जो स्टेट कमीशन होता है ना, इट इज एज गुड एज अ हाई कोर्ट। गलत जवाब। जो आपका नेशनल फोरम होता है, इट इज एज गुड एज हाई कोर्ट बेसिकली। नेशनल फोरम में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। सर वहां भी सेटिस्फाइड नहीं है, पुनर्जन्म का इंतजार करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं जा सकते। तो अगर आपका क्लेम इस कानून के तहत 20 लाख रुपए तक का है, तो कहां पे दरख्वास्त देनी है? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। 20 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ से कम है, कहां पे चिल्ड्रन? और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो कहां जाएंगे? नेशनल फोरम। तो ये तो 1986 के तहत है। एज पर 2019 चिल्ड्रन क्या वैल्यूज हैं बताएंगे? बताइए कि ये 2019 वाली थी। सोचिए सोचिए सोचिए, क्या ये 86, ये 2019 बताइए अगर आपको याद हो तो। बताइए बताइए बताइए। यस,
अप टू 1 करोड़ अगर है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहां पे चिल्ड्रन 1 करोड़ से 10 करोड़, और यहां पे अबव ₹10 करोड़। समझ में आ गया? तो जिनके पास नोट्स हैं इनको एडिट कर लें, वैसे मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको ये। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है द अमाउंट फॉर द फाइलिंग ऑफ केस, और ये नहीं बताया गया कोपा 86 है कि कोपा 2019 है, दोनों लिख के आइएगा। इज दैट क्लियर? 86 भी लिखिएगा एज वेल एज 2019 भी लिखिएगा। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड डिस्ट्रिक्ट फोरम से, तो आप केस को कहां लेके जा सकते हैं फर्दर? स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो नेशनल कमीशन, और उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट। बट ये काम कब करना पड़ेगा? जजमेंट आने के 30 दिन के अंदर। सर उसके बाद नहीं फाइल कर सकते? कुछ स्पेशल केसेस में फाइल कर सकते हैं और मैक्सिमम केसेस में फाइल नहीं कर सकते, लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्ट के तहत, कि इतने दिन के अंदर आपको अपर कोर्ट पे जाना ही जाना है। और अगर आप नहीं गए मतलब आप सेटिस्फाइड थे। तो टू पार्टीज आर देयर, सेलर एंड बायर। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में सेलर के फेवर में केस डिसाइड कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, नाराज कौन है? बायर। तो ही मूव टू द स्टेट कमीशन। बायर के फेवर में डिसाइड कर दिया तो कौन नाराज होगा भाई? डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन नाराज होगा? सेलर। तो सेलर जाएगा कहां पे? कहां पे जाएगा? नेशनल क्यों जाएगा? स्टेट में जाएगा ना, डिस्ट्रिक्ट से अगर नाराज है। और नेशनल कमीशन में तब जाएगा जब स्टेट कमीशन में सेटिस्फाइड नहीं है। समझ में आ गई बात? और अगर नेशनल में भी सेटिस्फाइड नहीं है तो कहां जाएंगे सेलर या बायर? सुप्रीम कोर्ट। सिंपल एज दैट। प्रैक्टिकली कोई फीस कोर्ट की नहीं होती है यहाँ पे, जो एडवोकेट चार्ज करेगा वही करेगा। बट यहाँ पे बड़ी सेटिंग हो जाती है। एडवोकेट कहता है ऐसा मैं फीस कुछ नहीं लूंगा। आप कहेंगे वाह बहुत बढ़िया, जितना मुआवजा मिलेगा 10-20% मेरे को दे देना, ये भी कोई खराब बात नहीं है। इज दैट क्लियर? आपने तो मजे मजे में केस फाइल कर दिया, मिल जाए तो अच्छा, कौन अपने घर से कुछ जा रहा है? जूस तो पी ही चुके थे और तबियत इसलिए खराब हुई थी क्योंकि हमको जूस सूट नहीं करता है। चलिए भाई, समझ में आ गया? अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अगर है 50% ऑफ द अमाउंट पेबल और ₹25,000। सर ऐसा क्यों? अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो हर बार डिस्ट्रिक्ट वाला केस कहां चला जाएगा? स्टेट कमीशन में, मजा लेने के लिए। इज दैट क्लियर? इसलिए फीस रखी गई है, आलतू फालतू खाली बिली टाइम बर्बाद करने मत आओ। और अगर आप स्टेट कमीशन में सेटिस्फाइड नहीं है तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। कहां जाएंगे? नेशनल कमीशन में जाएंगे। फीस कितनी आपको जमा करानी पड़ेगी? 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। मान लीजिए आपने कहा कि मेरे को 8 लाख रुपए कॉम्पनसेशन चाहिए, हाफ कितना होता है? या 35,000, दोनों में से जो कम होगा। तो सर 35,000 इस केस में। बट आपने कहा मेरे को 30,000 रुपए क्लेम चाहिए, 30,000 का आधा कितना होता है? 15। 15 और 35 में कम क्या है? तो आप 15 जमा करेंगे। इज दैट क्लियर? पक्का? चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई। अल्टीमेटली कोर्ट में जो पर्सन आपका केस सुनता है और डिसाइड करता है वो कौन होता है? चले, जज भी बोलते हैं और जस्टिस। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो लोअर कोर्ट के होते हैं ना बच्चों, उनको जज बोलते हैं एक्चुअली में, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनको जस्टिस बोलते हैं। गॉट इट क्लियर? और लेमन लैंग्वेज में सबको जज साहब बोलते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हु इज और हैज बीन क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, not less than 2 other members, one of them has to be a women। तो इन ऑल एक प्रेसिडेंट होगा और 2 दूसरे मेंबर्स। टोटल कितने लोग होंगे यहाँ पे? 3। 3 में से एक प्रेसिडेंट, एक मेल मेंबर और दूसरा फीमेल मेंबर। विमेन एम्पावरमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर हम बात करें सो कॉल्ड अपने डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट कमीशन की, तो एक प्रेसिडेंट होगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, और 2 दूसरे मेंबर्स। सेम कॉम्पोजिशन यहां पे भी चलेगा। इज दैट क्लियर? यहां पे भी अगेन चिल्ड्रन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, और यहां पे मेंबर्स कितने हो गए? 4। तो एक प्रेसिडेंट होगा और देयर आफ्टर कितने मेंबर्स? 4 में एक होगा फीमेल मेंबर और बाकी 3 चिल्ड्रन मेल मेंबर्स। तो कॉम्पोजिशन याद रखिएगा, बड़ा काम आएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? एक्शन दैट कैन बी टेकन। भाई अगर आपने गुड्स खरीदे और गुड्स खराब निकल गए और ये बात साबित हो गई अडल्टरेटेड मिलावटी सामान था, तो जज साहब बोलेंगे सेलर को भाई यही सामान जो आपने मिलावटी दिया था इसको सही करके दे दीजिए। सपोज आपने फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर में लकड़ी दीमक खाई हुई थी, समझ में आ गया? 5 चेयर्स आपने खरीदी थी, एक पे दीमक थी, पांचों का तुल दोगे? नो, ऑर्डर मिलेगा कि एक। बट देर आर सर्टन केसेस जहां पे आप
कुछ ऐसा कंप्लेन लेके गए जो रिपेयरेबल नेचर का नहीं है, रिप्लेस भी नहीं हो सकता, बिकॉज वो चीज बननी अब बंद हो गई। एक इंसान ने बहुत साल पहले की बात है, मारुति 800 खरीदी थी चिल्ड्रन, 2 साल तक बेचारा कंपनी के चक्कर काटता रहा और गाड़ी रिपेयर नहीं हो पाई। 16 साल बाद उसका केस डिसाइड हुआ और अब मारुति 800 गाड़ी बननी बंद हो गई। तो कार तो फिर से दे नहीं सकते, तो अब मनी देना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं? तो व्हेन एनी कमोडिटी कैन बी एक्सचेंज इट विल बी डन सो, बट जब वो पॉसिबल नहीं है तो इट विल बी सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ मनी इटसेल्फ। समझ में आ गया? और अगर मनी क्लेम भी बहुत लंबे ड्यूरेशन का है तो मिलेगा उसके साथ सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? सर 40% दिलवाइए। मेरे पिताजी का नहीं है सुप्रीम कोर्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंडिया के लीडिंग बैंक्स में सबसे ज्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट पे होगा, पहले एसबीआई बोला जाता था, आजकल एचडीएफसी लीडिंग बैंक बन गया है, बट कोर्ट एसबीआई का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मानता है। समझ में आ गया? तो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए पर्सनल लोन पे एसबीआई का 14% है, तो कोर्ट बोलेगा, फोरम बोलेगा कि भाई जो अमाउंट था प्लस क्यूमुलेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट 14% के हिसाब से इनको पे कर दिया जाए। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, रिलीफ अवेलेबल, जो भी गुड्स दिए हैं उसका डिफेक्ट हटाया जाए, डिफेक्ट हटाना पॉसिबल नहीं है तो प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाए, दोनों ही पॉसिबल नहीं है तो पैसे दे दिए जाए। चिल्ड्रन, कितना पैसा दिया जाएगा? रीजनेबल अमाउंट की जितनी इंजरी हुई है ग्रीव्ड पार्टी को, सुग्रीव का भाई अग्रीव, सुग्रीव था ना रामायण में, तो सुग्रीव का भाई अग्रीव, अग्रीव्ड पार्टी को जितना नुकसान हुआ है उतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? पक्का? और प्यूनिटिव डैमेजेस ये क्या होते हैं? इतना डैमेज लगाओ रॉन्ग डूअर पे, सेलर पे, कि अगली बार कोई ऐसा जुर्म करने की सोचे तो उसकी आत्मा कांप जाए। अरे बाप रे बाप, प्यूनिटिव डैमेजेस चल रहे हैं। और अगर कोर्ट को लग रहा है कि भाई इस तरह की बिजनेस प्रैक्टिसेस अगर बिजनेसमैन करेगा तो सोसाइटी विल ओनली सफर डैमेजेस, किसी को फायदा नहीं होगा, तो कोर्ट ऐसा भी ऑर्डर पास कर सकता है कि आप इस प्रोडक्ट को आज से ही इमीडिएट इफेक्ट से डिसकंटिन्यू कर देंगे, आप इसको फर्दर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लॉजिक समझ में आया? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एनजीटी का नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इनके पास कोर्ट केसेस गए अगेंस्ट पोल्यूशन, तो ये देखा दिल्ली में एनजीटी वालों ने कि अगर क्रैकर्स की सेल पे बैन नहीं लगाया गया तो दिल्ली में नॉर्मल सड़क पे चलता हुआ इंसान सो कॉल्ड उससे ज्यादा धुआं खींच लेगा जितना सिगरेट स्मोक करने वाला भी नहीं खींचता। तो इन दैट केस अब दिल्ली में क्रैकर्स की सेल बैन हो चुकी है। खोपड़े में बात गई। नॉट टू ऑफर हजार्डस गुड्स फॉर सेल, विड्रॉ हजार्डस गुड्स एंड सीज द मैन्युफैक्चर, जो मैंने आपको बोला ये डिसकंटिन्यू वाला पॉइंट ही है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन, अगर कोर्ट आप जैसे कंज्यूमर को 1 लाख रुपए मुआवजा दिलवाता है तो 1 लाख तो आपको मिलेगा, 5,000 रुपए 5% ऑफ दैट इस सेलर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड में गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ेगा, जिनसे कंज्यूमर कोर्ट के खर्चे पूरे किए जाएंगे। समझ में आ गई बात? एंड इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स, अगर आपने कोई गलत एडवर्टाइजमेंट दिया है जिसमें धोखा लग रहा है लोगों को तो आपको एडवर्टाइजमेंट को भी क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। और जो भी सामने वाली पार्टी ने एडवोकेट लीगल चार्जेस खर्च किए हैं वो भी किसे पे करने पड़ेंगे? सेलर को। मैं क्यों पे करूंगा? सेलर पे करेगा। इतना अगर कोई बिजनेसमैन पढ़ ले वो तुरंत हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पे निकल जाएगा, कहेगा मेरे को लग रहा है कि सब पैसा जाने वाला है। जो ऐड आता है, हाँ, डर के आगे नहीं, तो इसमें बाइक से कूदते दिखाते हैं, उसमें लिखते भी तो है डिस्क्लेमर। अब आप बोल दे मेरे को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, हिंदी पढ़नी नहीं आती, तो कोर्ट बोले जब कुछ पढ़ना नहीं आता तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाता? वो भी तो पढ़ के ही बनाया होगा। समझ में आ गया? जो लोग ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं गाइड के साथ, और वो जो लोग ऊपर से बंदर की तरह बंजी जंपिंग करते हैं, कुछ वो ग्लाइडर वगैरह फॉर्म भरवा लेते हैं ना, वहां पर कुछ हो जाए इंश्योरेंस कंपनी वहां पे क्लेम देगी ही नहीं। आप समझ में आ गया? तो ऋतिक रोशन बनने की कोशिश मत करिएगा। चलिए, कंज्यूमर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ही और शी शुड बी अवेयर। बाद में ना बोलेगी मैं पागल बन गया, सेलर बोलेगा तुम पागल थे, मैंने सिर्फ बनाया है। यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, लेबल्स वगैरह क्लियरली पढ़िए। तो ऋतिक रोशन जी जो है वो बाइक लेते हैं उसमें लिखा होता है नीचे ना कि ये एकदम फर्जी टाइप का है, कृपया करके इसे ध्यान ना दे। बट ऐसे एडवर्टाइजमेंट थोड़े से हटने चाहिए क्योंकि लोग पहाड़ पे तो पहुंच नहीं सकते, कोई भरोसा नहीं अपने छत से पड़ोसी छत पे कूदे। समझा? ये सब छोटे बच्चे हरकतें कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ गए ना? चलिए, कुछ बच्चे बचपन में, मैंने भी किया हुआ है काम, वो कैंडल जलाकर परफ्यूम छिड़कते थे और आगे आग का गोला बन जाता था। समझ? आगे पापा भी बैठे हुए हैं तो फिर आग का गोला तो बनेगा बट मुंह आपका मार मार के लाल कर दिया जाएगा। तो ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए।
लिखा भी होता है उसमें इनफ्लेमेबल, समझ में आ गया। यू शुड इंसिस्ट ऑन कैश मेमो और बिल्स। अगर आपके पास कैश मेमो और बिल नहीं है तो आपके पास परचेज का प्रूफ नहीं है, और परचेज का प्रूफ अगर नहीं होगा क्या आप कोर्ट में स्यू कर पाएंगे? नो। यू कैन फाइल अ कंप्लेंट विद इन द डेजिग्नेटेड पीरियड चिल्ड्रन। कुछ केस में 2 years है और कुछ केस में 3 years है अंडर लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट। आपने प्रोडक्ट लिया, नुकसान हुआ आपको, 10 साल बाद याद आई मैं भी तो कर सकता था केस, अब आई का टाइम हो गया। अब आप केस नहीं कर सकते क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत कुछ केसेस में 2 साल और कुछ केसेस में 3 साल तक ही आपका ग्रीवियंस सुना जाएगा। एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें आप इस्तेमाल करें, और कंज्यूमर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको कुछ बता रही हैं तो ध्यान से उनको सुनिए। एंड ऑलवेज बाय गुड्स चिल्ड्रन विच आर क्वालिटी मार्क्ड। लाइक अगर आप गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं तो BIS या हॉलमार्क आपने सुना होगा। डायमंड ज्वेलरी पे वो IGI इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का स्टैंप होता है। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। जो एडेबल आइटम्स होते हैं, खाने पीने का सामान, उस पर आपको मोहर FPO की मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एगमार्क एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ISI इलेक्ट्रिकल गुड्स पे होता है जिसपे झटका ना लगे। बट अब आपके घर में अर्थिंग का प्रॉब्लम है, आप ISI प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तब भी झटका लग सकता है, तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं। समझ में आ गया? अब ये ना बोले आप इसमें कहाँ लिखा है कि हमारे घर में अर्थिंग ठीक होनी चाहिए, इसमें कहाँ लिखा है कटिया से नहीं चला सकते सामान। तो ये कंज्यूमर अवेयरनेस में आएगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, सबसे पहला राइट क्या है? जो भी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं वो सेफ एंड साउंड हो। जो भी गड़बड़ी होगी आपकी बात पूरी तरह से सामने वाला सुने और आपको सफिशिएंट सो कॉल्ड कॉम्पनसेशन मिले। समझ में आ गई बात? राइट टू बी हर्ड, आपकी बात सुनी जाए और जबरदस्ती आपको कोई भी चीज नहीं खरीदनी है, आप जिस प्राइस पे जाएं कॉम्पिटिटिव प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। राइट टू बी एजुकेटेड, अब इसका क्या मतलब होता है? हर बिजनेसमैन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को सही जानकारी दे। गॉट इट क्लियर? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अभी होता क्या था, कंपनीज थोड़ी चतुराई करने लग गई। मान लीजिए मैगी का पैकेट 100 ग्राम का था चिल्ड्रन किसी जमाने में, और इसका प्राइस 8 रुपए हुआ करता था। अब टॉप रेमेन, बाबा रामदेव का नूडल सब कुछ आ रहा है मार्केट में और उसके प्राइसेस कम है, तो लोग किसको खरीदेंगे? उन सबको। मैगी वालों ने एक चतुराई की, पैकेट का प्राइस तो 8 ही रुपए रखा और जो उस पर क्वांटिटी थी वो घटा के 80 ग्राम्स कर दी। तो उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाया, उल्टा 20% क्वांटिटी कम कर दी, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। क्या कस्टमर कभी देखता है 100 ग्राम की मैगी है कि 80 ग्राम की है? वो एक पैकेट मैगी मानता है। 2 साल बाद उसको लगता है पहले इतना बड़ा पैकेट आता था, इतना पुन्नी सा पैकेट हो गया है। अब लगता है हम तो पागल बन गए, अब तो बन चुके हैं आप। तो जब ये बातें कोर्ट में गई, अब ये पिछले साल से स्टार्ट हुआ इंडिया में, अप्रैल 23 या जनवरी 23 से आपको पर ग्राम का भी प्राइस लिखना है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि मैगी का पैकेट अगर 80 ग्राम्स का 8 रुपए में है और टॉप रेमेन नूडल्स 100 ग्राम का पैकेट अगर 8 रुपए में है, तो सस्ता कौन सा और महंगा कौन सा है? तो 80 ग्राम फॉर 8 रुपी एंड 100 ग्राम फॉर 8 रुपी। हर कंज्यूमर की मैथ तो स्ट्रांग होती नहीं है, बट जब पर ग्राम का आपको प्राइस दिया जाएगा तो आप इजिली कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई ये वाला नूडल 8 पैसे प्रति ग्राम पड़ रहा है और ये वाला थोड़ा महंगा पड़ रहा है। समझ में आ गया? तो यू कैन इजिली बाइफरकेट। तो अब जब भी आप प्रोडक्ट खरीदे ध्यान दीजिएगा, अगर लिक्विड है तो लीटर होता है, 1 लीटर 2 लीटर, तो 1 मिलीलीटर का पैसा लिखा होगा। ग्राम में सामान खरीदना तो 1 ग्राम का पैसा लिखा होगा। समझ में आ गया? पहले ऐसा नहीं होता था, ये अभी स्टार्ट हुआ है। तो दिस इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वाला पॉइंट। समझ में आ गया? तो आज घर जाके शैम्पू का जो सैशे है वो देखिएगा, और पुरानी अगर शैम्पू की बोतल आपके घर में कहीं कबाड़ मिल जाए तो उसको देखिएगा। तो पुरानी बोतल में पर लीटर या मिलीलीटर का दाम नहीं होगा, बट जो आजकल आ रही है उसमें मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया? चलो चलिए, तो इट इज PARCEL, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन या NGOs। मैंने एक एग्जांपल लिया था किसी जमाने में, दैट वाज फॉर akosha.com चिल्ड्रन, अब इसका नाम चेंज हो चुका है। दे शुड पब्लिश पीरियोडिकल, ताकि कंज्यूमर को पता लगे कि कहां पे चीटिंग की गई थी और कैसे उस चीटिंग को रिजॉल्व करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने कंज्यूमर का फायदा कराया। असिस्ट इन एजुकेशन, यू शुड अटेंड नेसेसरी प्रोग्राम सच एज सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। नुक्कड़ नाटक आपने देखे होंगे, कभी बाजार में चलते रहते हैं, वो भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। यू शुड रिप्रेजेंट सम पीपल इन योर कॉलोनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर उनको कोई कंप्लेन करनी है तो। हो सकता है वो पढ़े लिखे ना हो, बट आप पढ़े लिखे हैं। बट यहाँ पे कंज्यूमर क्या करता है? अरे छोड़ो जान दो। अगर आप छोड़ेंगे जान दो तो सेलर आए दिन बेवकूफ
बनाते रहेंगे। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं एक जगह गया था किसी काम से, डॉक्यूमेंट लेना था मेरे को ही, तो बगल में एक मोमोज की शॉप थी, देखने में मेरे को ठीक ठाक लगी, तो मैंने पेमेंट कर दिया उनको। फिर उन्होंने पैकिंग करके जब मेरे को, तो गंदी सी पॉलिथीन थी, मैंने कहा भैया पॉलिथीन घर ले जाते तक फट जाएगी, कह रहा मैं डबल करके देता हूँ। तो जिस पॉलिथीन में मैदा आता तो खाली करके उसको दे दिया, और 2 पैकेट मोमोज थे, एक दूसरे के अंदर जा रहा था, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। तो मैंने कहा भाई दिस टाइप ऑफ सर्विस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो वो पैसा वापस ना करते तो आप क्या करते हैं, फिर मोमोज लेके चले आते और क्या। समझ में आ गया, तो मैंने पैसा वापस ले लिया। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? कैरिंग आउट कंपेरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन एक्रेडिटेड लेबोरेटरी। सर इसका क्या मतलब है? गोल्ड खरीदा आपकी मम्मी ने, वो शॉपकीपर तो टेस्ट करके देगा 18 कैरेट है कि 22 कैरेट है, आप भी उसको कहीं और जाके टेस्ट करा लीजिए। अगर टेस्टिंग में गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो आप उसकी बैंड बजा सकते हैं। एनकरेज करिए कि प्रोटेस्ट किया जाए इस तरह की हरकतों को, और आप एनकरेज तब करेंगे जब आप खुद अवेयर होंगे। समझ में आ गई बात? कुछ लोग सब्जी खरीदते हैं, सब्जी में सूंघ के देखते हैं, कुत्ते नहीं है वो लोग, वो देखते हैं गैया खाई है कि नहीं। समझ में आ गया? कैसे पता चलता? चलिए, इसके लिए थर्मोमीटर लाना पड़ेगा। चलिए भाई, लीगल असिस्टेंस। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप इन सब बातों को जानते हैं, और आपके कोई कांटेक्ट में ऐसा इंसान आए जो सताया हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं अंकल आंटी कितना आपको सताया गया है, आइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। बट आप क्यों हेल्प करेंगे जब आपको कुछ मिलेगा नहीं? तो समझ में आ भाई, इंसान हो जानवर थोड़ा। समझ में आ गई बच्चों बात? चलिए, तो ये नोट्स में आपके पास सारे केस स्टडीज थे, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। छोटा टॉपिक था तो मेरे को लगा आज एक क्लास में खत्म हो जाएगा, तो आई टुक दिस। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।